धाकड़ खबर बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 10 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल के आप मेंबर भी बन सकते हैं। तरीका क्या है, जहां पे चैनल पे क्लिक करेंगे तो ऊपर जो ज्वाइन वाला बटन आता है उसके जरिए आप लोग हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें मांग की गई थी कि फौरन कृषि कानूनों को लागू करने का आदेश दे सुप्रीम कोर्ट। तमाम राज्यों के लिए यह आदेश जारी करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को सुनने से इनकार कर दिया, यानी कि सिरे से इसको खारिज कर दिया। बता दें आपको, जो हाल फिलहाल में किसानों से जुड़े हुए कानून बनाए गए हैं उनको कृषि कानून कहा जा रहा है, उनको सुप्रीम कोर्ट में पहले ही चुनौती दी जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर चुका है। और उसी दौरान एक तस्वीर हमारे सामने और उभरी है कि पंजाब विधानसभा ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानूनों को अपने यहाँ की विधानसभा से कानून पास करके पंजाब में लागू होने से रोक दिया है। उसी बीच एक शख्स पहुंच गए और जाके कहने लगे कि साहब आप एक ऐसा आदेश जारी करो जिसके चलते सारे प्रदेश जो हैं, जितने भी राज्य जो हैं, वो केंद्र सरकार के इस कानून को फौरन लागू कर दें। अब ज़रा संगठन का नाम सुनेंगे ना तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। हिंदू धर्म परिषद नाम का इस संगठन इस मांग को लेकर पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से साफ इनकार कर दिया, यानी कि पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया। कुवैत में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ठोस कदम उठाए केंद्र सरकार, या यूं कहें मोदी सरकार। हालांकि मोदी सरकार तो होता नहीं है, केंद्र और प्रदेश सरकार ही होता है, लेकिन आजकल आदत बन गई है योगी सरकार, मोदी सरकार तो हम भी वैसे ही बोलते हैं। तमाम लोगों की आदतें बन गई हैं, सरकार केंद्र और प्रदेश की ही होती है। यह आदेश एससी ने उस पिटीशन के तहत जारी किया गया है जिसमें कहा गया था कि साहब कुवैत में 1,30,000 भारतीय फंसे हुए थे। अभी तक सिर्फ 87,000 भारतीयों को ही लाया जा चुका है। 43,000 भारतीय जो हैं अभी भी कुवैत में फंसे हुए हैं और उनके सामने वहाँ आर्थिक संकट पैदा हो रहा है, इसलिए उन्हें उनके देश पूरी तौर पर वापस लाया जाए। जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस MR शाह और जस्टिस R सुभाष रेड्डी की बेंच के सामने मामला पहुंचा तो इस बेंच ने सरकार से कहा कि वो बाकी बचे जितने भी भारतीय हैं उनको कुवैत से लाने के लिए ठोस कदम उठाए और जल्द से जल्द कदम उठाए। इस पर SG सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि साहब हम तो वंदे भारत मिशन के तहत अभी तक 559 यानी कि 559 उड़ानें भेज चुके हैं और कुवैत से 87,000 से ज़्यादा लोगों को वापस लाया जा चुका है और बाकी को लाने का सिलसिला जारी है। ये कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने इस मामले पर सुनवाई 4 हफ्ते के लिए टाल दी है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। चुनावी बॉन्ड आप जानते होंगे, फिर से मामला सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे पहुंच गया है। पहले आपको बताते हैं चुनावी बॉन्ड है क्या। एक कागज़ है, पैसे दीजिए बैंक से, वो खरीद लीजिए, ले जाके पार्टी में जमा कर दीजिए, उसे कहते हैं चुनावी बॉन्ड। वो पार्टी उसको कैश कर लेगी। किसने खरीदा, कितने का खरीदा, कब खरीदा, कितना खरीदा, कोई पूछने वाला नहीं, RTI के दायरे में भी नहीं आता है। इसको काला धन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी इस साल जनवरी में ही, जब इस वक्त दिल्ली चुनाव होने वाले थे। कहा गया कि दिल्ली चुनाव से पहले इस पर सुनवाई होनी चाहिए और ये जो चुनावी बॉन्ड है, एक तरीके काला धन जुटाने की जो कोशिश की जा रही है, इस पर रोक लगाई जानी चाहिए। लेकिन कुछ दिन बाद कोरोना लागू हो गया, फिर लॉकडाउन लागू हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने ना उस टाइम इस पिटीशन को लिस्टेड किया था, यानी कि सूचीबद्ध किया था, और ना ही आज इस पिटीशन को 9 महीने बाद जाके लिस्टेड किया है। तो ये पिटीशन लेकर पहुंची संस्था ADR यानी कि एसोसिएशन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो है वो फिर से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे गई है, चौखट पे दस्तक दी है। कहा माई बाप 9 महीने से इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई, सुनवाई कर लीजिए, लिस्टेड कर लीजिए इस मामले को। और अब बिहार चुनाव चल रहा है, अब धड़ाधड़ जो है वो चुनावी बॉन्ड खरीदे जा रहे हैं, जबकि अप्रैल में और जुलाई में चुनावी बॉन्ड नहीं खरीदे गए हैं।
क्या है नियम, थोड़ा वो भी जान लीजिए कि इस महीने में खरीदे जा रहे हैं, उस महीने में क्यों नहीं खरीदे जा रहे हैं। 2 जनवरी 2018 की अधिसूचना के तहत कहा जाता है कि चुनावी जो बॉन्ड जारी किया है मोदी सरकार ने, उसकी बिक्री जो है जनवरी में हो सकती है, अप्रैल में हो सकती है, जुलाई में हो सकती है और अक्टूबर में हो सकती है। कोरोना लॉकडाउन के चलते अप्रैल और जुलाई में इसकी बिक्री नहीं की गई थी, यानी कि बिक्री बंद थी। लेकिन अब बिहार चुनाव चल रहा है और अक्टूबर का महीना है, तो अब बिक्री को खोल दिया गया है, जिस पर चिंता जाहिर करते हुए एडीआर ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। देखना दिलचस्प होगा, जैसे पिछले 9 महीने से सुप्रीम कोर्ट ने इतने गंभीर मामले को पेंडिंग डाल रखा है, लिस्ट में तक नहीं लगाया है, सूचीबद्ध नहीं किया, क्या वो अब इसको सूचीबद्ध करेगा या नहीं करेगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ललित मोदी, जिसे भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार रात दिन भगोड़ा बता के और बोल के सोचते हैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया, इस पर कभी बात नहीं करते हैं कि आखिर सरकार इनका भारत में प्रत्यर्पण क्यों नहीं करा पा रही है। मोदी चाहे वो नीरव हो, मोदी चाहे वो ललित हो, कोई सा भी मोदी अभी भारत वापस नहीं आया है। तो ललित मोदी से जुड़ी हुई ये खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट से आ रही है फिलहाल, लेकिन उससे पहले ये खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से जुड़ी हुई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट का हाल आपको बता देते हैं, फिर जिक्र करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा ललित मोदी को दी गई राहत पर फौरी तौर पर रोक लगा दी है। क्या राहत दी थी, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने वो आपको बता देते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी कि फैमा FEMA फॉरेन इकोनॉमी मैनेजमेंट एक्ट के उल्लंघन से जुड़े हुए मामले में ललित मोदी को बड़ी राहत दे दी थी और BCI से जिरह करने की इजाज़त दे दी थी। इसके अलावा BCCI ने जो उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर रखा था, उस पर भी हाई कोर्ट ने कह दिया था कि भैया ED यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टर, हिंदी में बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय, इस पर दोबारा विचार करे। तो इसके खिलाफ ED पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट, उसने जाके कहा कि हाई कोर्ट का यह फैसला ठीक नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार किया और फौरी तौर पर उस पर रोक लगा दी है, यानी कि ललित मोदी को हाई कोर्ट से जो रोक राहत मिली थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने ये पूरा जो है एक आदेश जारी किया और तीसरे जस्टिस इसमें किशन मुरारी भी मौजूद रहे हैं। यूपी में ही चलेगा गायत्री प्रसाद प्रजापति से जुड़े मामले का ट्रायल। जी हां, गायत्री प्रसाद प्रजापति वो शख्स जो अखिलेश यादव की सरकार में खनन मंत्री हुआ करते थे, जिन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया है, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गई। वो भागे भागे फिर एक दिन आया कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मार्च 2017 से वो लखनऊ की जेल में बंद थे। फिलहाल वो KGMU में अपना इलाज करा रहे थे, हाई कोर्ट पहुंच गए, यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच पहुंच गए। जाके कहा माई बाप KGMU में तो कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, मैं वहाँ अपना इलाज करा रहा हूँ, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे कोरोना लग सकता है, इसलिए मुझे कहीं और इलाज कराने की इजाज़त दी जाए और उसके लिए मुझे ज़मानत की ज़रूरत पड़ेगी। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है भैया ज़मानत दे देते हैं। हाई कोर्ट ने ज़मानत दे दी। उसी बीच एक खबर उभरी कि जो नाबालिग लड़की और उसका माँ है और परिवार है, उन्होंने कहा कि वो सभी आरोप जो गायत्री प्रसाद प्रजापति पर उन्होंने लगाए थे वो सब झूठे। इसी बीच एक शख्स और सामने आए जिनका नाम था अंशु गौड़। उन्होंने कहा मैं गवाह हूं इस मामले से जुड़ा हुआ और देखिए अब मंत्री जी को जमानत मिल गई है, परिवार अपने बयान से पलट रहा है, इसलिए इस मामले का ट्रायल यूपी से बाहर चलाया जाए। दूसरे, मुझे और जो पीड़ित परिवार है इसको सुरक्षा दी जाए। तीसरे, CBI से नए सिरे से इस मामले की जांच की जाए। तो उस वक्त जब ये पहुंचे थे तो उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री महोदय को मिली हुई जमानत को खारिज कर दिया था, रद्द कर दिया था, यानी कि हाईकोर्ट से जो जमानत मिली थी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया था। बाकी के मामले में सुनवाई चल रही थी। अब सुनवाई के बाद फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया CBI जांच न करवाते। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना भैया यूपी से बाहर इस मुकदमे का ट्रायल ना चलवाते, वहीं चलेगा यूपी के अंदर ही। बता दें आपको, जमानत खारिज होने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और फिर से एक बार जेल में इनको डाल दिया था। लेकिन वो जेल जानते हैं कौन सी? अस्पताल में चलती है गायत्री प्रसाद प्रजापति की। वो लंबे समय से बीमार होने का बहाना करके अस्पताल में अपने आप को टिकाए रखते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। धर्म के मर्म को समझाने की मांग को लेकर दाखिल की गई पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने बिना सुने ही सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि धर्म के मामले में हमारे पास कोई विशेषज्ञता नहीं है, हम लोग इसमें माहिर नहीं हैं। इस काम के जो माहिर लोग हैं आपको वहाँ जाना चाहिए, आपको सरकार के पास जाना चाहिए। 82 साल के जो बुजुर्ग 87 साल के जो बुजुर्ग यहाँ पहुँचे थे, उन्होंने कहा साहब मैं तो सरकार के पास कई बार अर्जियाँ लगा चुका हूँ, वो ध्यान नहीं दे रही है। फिर भी कोर्ट ने कहा कि अब आप दोबारा भी जा सकते हैं, हमारे पास इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है भैया। धर्म क्या है क्या नहीं है हम इस बारे में नहीं बता सकते,
सुन लीजिए मामला क्या था। एक शख्स हैं, 87 साल उनकी उम्र है, वो पहुंचे और उन्होंने एक पिटीशन दाखिल की सुप्रीम कोर्ट में। रमेश चंद्र विट्ठल दास सेठ उनका नाम है। उन्होंने कहा साहब 50 साल से मैं भी लोगों को धर्म के बारे में समझा रहा हूं, हमारे संविधान में भी लिखा है धर्म का अनुपालन कर सकते हैं, सारी चीज़ों का जिक्र है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि धर्म है क्या, धर्म है क्या, ये कोई नहीं बता रहा। मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की वजाहत करे, यानी कि स्पष्ट करे इस मामले को कि धर्म आखिर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में आ गया होगा कि धर्म के मामले में हम क्यों घुसे भाई, किस किस की बुराई ले और किस किस की अच्छाई ले, इन्हीं की मुसीबत इन्हीं छोड़ दो। और सरकार तो आजकल बैठी है धर्म वाली, तो भाई उसी के पास चला जाए, वहीं जाके घंटा बजा, वो करेंगे धर्म के मामले में कल्याण तेरा। तो इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया इसका हम समाधान नहीं कर सकते, अपनी पिटीशन को वापस ले लो। इनने वापस नहीं ली तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखने जा रहा हूं। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है सीबीआई, पूरे देश को उस पर एक भरोसा है, लेकिन अगर उसी सीबीआई का एक अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर की कॉपी के पैराग्राफ में कुछ वर्ड का हेर फेर करके अपने तबादले को रुकवा दे तो आप क्या कहेंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हेर फेर कर रहा है सीबीआई का अधिकारी। अब वो इस मामले में पकड़ा गया है, हालांकि गिरफ्तारी अभी उसकी हो ही नहीं है, लेकिन उसकी चोरी पकड़ी गई है। चोरी पकड़ी जाने के बाद उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा ये अभी विचारणीय है, लेकिन इस मामले को समझना बेहद ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहूँगा कि भोंपू मीडिया के दलाल चटुकार दंगाई बन चुके पत्रकार इस मामले पर डिबेट करें, लंबे लंबे डिबेट शो करें, पूछें कि आखिर सीबीआई का एक अधिकारी अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक ऐसे अल्फाज में, शब्दों में बदलाव करके अपने तबादले को रुकवा रहा है तो फिर उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। उसके पूरे जीवन काल का क्यों ना रिकॉर्ड खंगाला जाए कि उसने अपने पूरे जीवन काल में किया क्या है। थोड़ा सिस्टमेटिकली ढंग से अब आपको बता देते हैं। एक शख्स हैं जिनका नाम है राजेंद्र सिंह बस्सी, उनका ट्रांसफ़र हो जाता है पोर्ट ब्लेयर। ये ट्रांसफ़र उनका होता है दिसंबर 2018 में। 2018 में जब ये ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो चले जाते हैं कैट के सामने और कहते हैं साहब मेरा ट्रांसफ़र गलत हुआ है। वहाँ से एक ऑर्डर की कॉपी लाते हैं, उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस लगा देते हैं और उसमें लिख देते हैं यद्यपि हम, दो अल्फाज, दो शब्द यद्यपि हम की जगह वहाँ पे लिख देते हैं माननीय न्यायालय। टाइप कर दीजिए भाई, पूरा का पूरा फॉर्मेट तो वही है, आदमी एक एक वर्ड कहाँ तक पढ़ेगा। और दूसरे पढ़ना ज़रूरी था, जो सीबीआई के डायरेक्टर थे आलोक वर्मा, लेकिन उन्होंने भी नहीं पढ़ा। उन्होंने आनन फानन में 9 जनवरी 2019 को ऑर्डर जारी कर दिया कि भैया इनका इस्तीफा जो ट्रांसफ़र किया गया उसको रद्द कर दो। अगले दिन उनकी जानकारी में मामला आया तो उन्होंने 10 जनवरी 2019 को फिर से अपने 9 जनवरी 2019 के आदेश को रद्द कर दिया। यानी कि जो इस्तीफा ट्रांसफ़र का आदेश रद्द किया था वो अगले दिन वापस उन्होंने एक तरीके से ले लिया नए ऑर्डर के जरिए, यानी कि उन्होंने भी इस मामले को उलझा दिया था। अब ये मामला फिर से कैट पहुंचा और कैट में चोरी पकड़ी गई है। कैट ने कहा कि आलोक वर्मा को गंभीरता से देखना चाहिए था और राजेंद्र कुमार बस्सी ने जिस तरीके से ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हेरफेर की है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। उम्मीद है हमें देखिए इस पर कोई अच्छा जजमेंट आए और ये और चीज़ें हमारे सामने आए तो हम लोग कोशिश करेंगे आपके सामने लाने की। फिलहाल ये खबर थी, इससे आपको रूबरू ज़रूर होना चाहिए। बता दें आपको, ये जो राजेंद्र सिंह बस्सी हैं 1986 में आईबी में भर्ती हुए थे और उसके बाद ये डेपुटेशन पर 1999 में सीबीआई में पहुँचे थे, तभी से सीबीआई बने हुए थे। अपना तबादला रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश में शब्दों का हेरफेर कर सकता है सीबीआई का अधिकारी। आगे बचा क्या सिस्टम में, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे के आरोपी अफजल को कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। महज 20,000 के निजी मुचलके पर उसको ये जमानत दी गई है। हालांकि जमानत का विरोध दिल्ली पुलिस ने खूब किया लेकिन कोर्ट के सामने चल नहीं पाई। अफजल उर्फ पाशु उनका नाम है। उन पर आरोप था कि उन्होंने लोहे की रॉड से एक शख्स पर हमला कर दिया। वो शख्स तो सामने आया नहीं, ना उसने एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की कि साहब इसने लोहे की रॉड से हमला करके फला को घायल कर दी। तो इस मामले में कोर्ट ने भी यही कहा कि आपने इन पर जो आरोप लगाया है वो शख्स आखिर कहाँ है, वो प्रार्थी क्यों नहीं बना, वो एप्लीकेंट क्यों नहीं बना अपनी एफआईआर के अंदर।
तो ये मामला आपका जो है थोड़ा सस्पेक्टेड लगता है और हम इनको जमानत दे रहे हैं, ऐसे में इनको जेल में रखना ठीक नहीं है। ये कहते हुए साकेत कोर्ट के एमएम यानी कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विवेक कुमार अग्रवाल ने अफजल उर्फ पाशु को शर्तों के साथ जमानत दे दी। 20,000 का मुचलका, मोबाइल जो है अपना आईओ के पास नोट करा दोगे, यानी कि मोबाइल नंबर टाइम से जब वो बुलाएगा जाओगे, गवाहों को परेशान नहीं करोगे, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है। लेकिन पुलिस के मुंह पर करारा तमाचा जरूर है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को फिलहाल हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। बता दें आपको, पूर्व केंद्रीय मंत्री 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान मंत्री हुआ करते थे। उस वक्त झारखंड के अंदर कोयला आवंटन को लेकर एक घोटाला हुआ, उसी में सीबीआई जांच कर रही थी। हाल फिलहाल में सीबीआई की कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सजा सुना दी। 3 साल की 10 लाख रुपए की उन पर पेनल्टी यानी कि जुर्माना लगा दिया। हालांकि उनको 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत भी मिल गई। अब जानते हैं 7 साल से ज़्यादा वाले मामले होते हैं उसमें जेल वेल जाना पड़ता है, 7 साल से कम वाले जो मामले होते हैं उसमें ज़मानत मिल ही जाती है। लेकिन हालांकि ये ज़मानत वाला इशू नहीं था, इनको सज़ा सुनाई गई थी। खैर पर इनको 1 लाख रुपए के मुचलके पे बताया गया जमानत मिल गई। इन्होंने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो वहाँ पे जस्टिस ने मामला सुनने के बाद उनको बड़ी राहत दी। उनकी उस पूरी सज़ा को फिलहाल सस्पेंड कर दिया है एक तरीके से। अब वहाँ सुनवाई होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि वे दोषी हैं कि नहीं हैं। इनके वकील का कहना था कि मंत्री महोदय बेचारे निर्दोष हैं, 82 साल की उम्र हो चुकी है। इस उम्र में उनको इस तरीके से 3 साल की सज़ा, 10 लाख रुपये का जुर्माना। बता दें इस मामले में पूर्व सीएम मधु कोड़ा पहले से जेल में बंद हैं, 10 साल की सज़ा है और उन पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा चुका है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट से पूर्व मंत्री को दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कुमार कैत ने बड़ी राहत दे दी है और इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है और सीबीआई को भी इस मामले में अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे उत्तराखंड के सीएम की होगी सीबीआई जांच। जी हां, बता दें आपको, उत्तराखंड में भाजपा की सरकार है, वहां के सीएम, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। उनके खिलाफ एक मामले में सीबीआई जांच होने जा रही है। ये आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जारी कर दिया। एससी ने पत्रकार द्वारा लगाए गए आरोपों पर ये जांच कराने का आदेश दिया। क्या थोड़े आरोप हैं वो थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 2016 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हुआ करते थे। उस वक्त वहाँ पे रघुवर दास की सरकार चला करती थी। तो उसी दौरान कोई शख्स इनसे टकराया, पैसे की लेन देन की बात हुई, पैसा इन्होंने अपने एक रिश्तेदार के खातों में मंगा लिया और उसके बदले उस शख्स को गो आयोग का चेयरमैन बना दिया। आयोग के चेयरमैन को भी बत्ती लगा के घूमिए, स्टाफ मिलता है, ऑफिस मिलता है, दुनिया भर के भत्ते सत्ते मिलते हैं, तमाम चीज़ें मिलती हैं। तो ये आरोप इन पर लग रहा था कि इन्होंने पैसे लेकर एक शख्स को गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। इस मामले को फेसबुक पर दिखाने पर और इसको लेकर खबरें लिखने पर 2 पत्रकारों पे एफआईआर भी दर्ज कर दी थी। तो ये दोनों पत्रकार पहुंच गए थे जो है उत्तराखंड हाईकोर्ट। तो वहाँ पे जस्टिस रविंदर मैठानी जो हैं उन्होंने दोनों पत्रकार उमेश कुमार और पत्रकार शिव प्रसाद जो है शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज थी उनको रद्द करा दिया। बताया जा रहा है कि देहरादून की नेहरू कॉलोनी थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी, दोनों एफआईआर रद्द करा दी। साथ ही सीएम पर जो इन लोगों ने आरोप लगाए थे उसकी सीबीआई जांच कराने का आदेश हाईकोर्ट ने दे दिया। अब बीजेपी का इसमें पक्ष आया है। जो सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं दर्शन सिंह रावत, उनका कहना है हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वैसे हम इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देंगे। बता दें आपको, एक शख्स हैं हरेंद्र सिंह रावत, वो एक प्रोफेसर हैं। उनका कहना है कि मेरी पत्नी और सीएम सिंह रावत की पत्नी आपस में बहनें हैं, यानी कि दोनों हरेंद्र सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत आपस में रिश्तेदार हैं, साड़ू हैं। उन्हीं की पत्नी के खाते में 2016 के दौरान ये पैसे आए। ये पैसे असल में जो भेजे गए थे वो नोटबंदी के दौरान भेजे गए थे। इन पैसों से गौ सेवा आयोग में चुने गए शख्स का कोई लेना देना नहीं है। ये आरोप झूठे और बेबुनियाद है। यही कहते हुए इन्होंने दोनों पत्रकारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि वो उन आरोपी की जाँच करा रहा है और जाँच होने के बाद ये भी एक बहस का बड़ा मुद्दा होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड के सीएम
कि भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई जांच होने जा रही है, लेकिन कौन भोंपू मीडिया वाला इस पर जो है डिबेट करेगा कि अमृतेश सिंह चौहान को आखिर गौ सेवा आयोग का अध्यक्ष क्यों बनाया गया और वो पैसे जो आए खातों में वो क्यों आए हैं। अभी सीबीआई जांच कब शुरू करती है इस पे भी नज़र बनाए रखेंगे, और हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में कब चुनौती दी जाती है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पर भी नज़र रखेंगे। बता दें इससे पहले पूर्व सीएम जितने भी थे उनको उत्तराखंड में बंगलो जो मिले हुए हैं वो खाली नहीं कर रहे थे, उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि ठीक है खाली नहीं कर रहे हो तो बाजार भाव से उसका किराया दो। किराया भी नहीं दे रहे थे, कोर्ट ने उसको अवमानना माना और उन लोगों को नोटिस जारी कर दिया, तो उस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। कल हमने आपको बताया कि उस पूरे मामले में रमेश पोखरियाल निशंक जो इस वक्त वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं देश के, वो पहुंचे थे, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी और उनके खिलाफ जो अवमानना का केस चलना था उस पर रोक लगा दी। तो उनके साथ साथ भगत सिंह कोश्यारी और तमाम लोग जो हैं, मामला तो एक ही बनता है, उस पर भी रोक लगा दी और साथ ही प्रदेश सरकार यानी कि राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया। उसने भी एक कानून बना दिया है कि जो ये पूर्व सीएम हैं वो रह सकते हैं उन बंगलों में आजीवन तक। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।